आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। निर्भया अस्मत रेजी और कत्ल के मुजरिमीन को दी जाएगी 22 जनवरी को फांसी। दरगाहों के तकद्दुस को पामाल नहीं किया जाना चाहिए, नायब सदर जमहूरियत हिंद वेंकैया नायडू ने कहा। तेलंगाना काबीना में मजलिस मुकामी के इंतखाबात के बाद होगी बड़े पैमाने पर तब्दीली। मुश्ताक मलिक पर 18 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। उन्होंने कहा कि उससे घबराने वाले नहीं। नारा लोकेश को विजयवाड़ा में पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो धरने में शिरकत करने जा रहे थे। वरंगल की खातून की उसके महबूब ने दिल्ली में की अस्मत रेजी। अब खबरें तफसील से। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया अस्मत दरी और कत्ल मामले में सभी चारों कसूरवारों के खिलाफ फांसी की सजा के तहत तारीख का ऐलान कर दिया है। चारों मुजरिमीन को फांसी एक साथ 22 जनवरी को दी जाएगी। अदालत ने कहा कि चारों को फांसी की सजा हो चुकी है तो सभी को एक साथ 22 जनवरी को सुबह सवेरे 7 बजे फांसी दी जाएगी। इस फैसले के बाद निर्भया की मां ने इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी और लोगों का भरोसा अदालती निज़ाम में बढ़ेगा। मीडिया से बात करते हुए निर्भया की मां ने यह भी कहा कि एक बहुत बड़ा फैसला है और आज के दिन के लिए वो बहुत ज़माने से इंतज़ार कर रही थी। बेंगलुरु में नायब सदर जमहूरियत हिंद वेंकैया नायडू ने कहा कि तालीमी कैंपस को नफरत, तशद्दुद और सियासत के लिए महफूज जन्नत नहीं बनने देना चाहिए। तालीमी इदारों में तालीम को अहमियत देना चाहिए, न कि गिरोहबंदी और तफरीक़ात अंगेज़ी के रुझानात को। वेंकैया नायडू ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की सिल्वर जुबली तकारीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हर एक को अपनी राय देने का हक़ हासिल है। उन्होंने ये तबसरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतवार को नक़ाब पहनकर तशद्दुद करने के तनाजुर में किया और तशवीश का इजहार किया। You are a huge country, huge, and you need a lot of production. So these are the challenges, some of the challenges, if not all. So we must see to it that we must focus more on agriculture. I don't think I need to overemphasize the critical role technology can play in enhancing both the quality and quantity across agriculture value chain, from the use of inputs at the pre-production stage to post-production storage, processing, packaging, marketing to improve the income of farmers. The use of technology, including ICT, would not only help improve efficiency, but also result in reducing the cost of production. Scientific research should also focus on making advanced machinery for a variety of agricultural activities, from spraying to post-harvest handling of produces. Thus, the adoption of modern technology can greatly help to realize our vision to double the income of farmers in the coming years. My dear sisters and brothers, new technological advances and inventions are changing our lives like never before. No doubt, these advances are making our lives more comfortable and improving the ease of living. At the same time, new challenges are arising. Science must find solutions to problems like increasing urbanization, pollution, urban-rural divide, growing antibacterial resistance, genetic and non-communicable diseases, water scarcity, and also tension in day-to-day life. If you have tension, you cannot pay attention. Simple. You need to have peace, because peace is the prerequisite for progress. तेलंगाना में मजालिस मुकामी के इंतखाबात के बाद काबीना में बड़ी तब्दीली की जा सकती है, या फिर बजट पेश होने से पहले या बाद में भी तब्दीली हो सकती है। क्या ये एक फ्रेश काबीना होगी या इसमें बड़ी तब्दीलियां होंगी, ये चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऊपर मुनहसर होगा। या ये मुमकिन है कि कुछ वज़रा को बदल दिया जाए और नए चेहरों को काबीना में शामिल किया जाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
में बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जॉइंट एक्शन कमेटी ने 4 जनवरी 2020 को एक कामयाब तारीखी और अमन पसंद मिलियन मार्च के लिए मुकाम मजहब के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों को दावत दी थी। तेलंगाना के लोगों ने रज़ाकाराना इस मिलियन मार्च में इन ज़ालिमाना क़वानीन के ख़िलाफ़ मार्च निकाली जो दस्तूर हिंद के सख्त मुखालिफ हैं। मुश्ताक मलिक ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी इस मार्च के लिए बहुत मशक्क़तों और पै दर पै कोशिशों और कई बुनियादी तरमीमात के बाद इस मिलियन मार्च को मंजूर कराया था। बहरहाल यह मिलियन मार्च क़ानूनी हदूद के साथ एक कामयाब अमन मार्च साबित रहा, लेकिन इस पुरअमन मिलियन मार्च के बाद उस वक्त ताज्जुब की इंतहा न रही जब मिलियन मार्च के ज़िम्मेदारों को ज़राए अबलाग़ के ज़रिए पता चला कि मोहम्मद मुश्ताक मलिक और उनके साथियों और कई रज़ाकारों के ख़िलाफ़ पुलिस ने कई झूठे केसेस दर्ज कर लिए हैं और ये मामला बशमुल बेगम बाज़ार, सैफाबाद, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट दीगर 18 पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर मुक़द्दमात दफ़ात 143, 341 और 229 के तहत बुक किए गए हैं। जनवरी को हैदराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी जो चारों पर मुश्तमिल है उसने मिलियन मार्च का कॉल दिया था एनआरसी, एनपीआर और सीएए के काले क़ानून के ताल्लुक़ से। हम शुक्र कि सिटी पुलिस ने हमें मिलियन मार्च को करने की इजाज़त दी, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो वॉलेंटरी तौर पर मार्केट्स को बंद किए, मुख्तलिफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, इस प्राइवेट स्कूल फेडरेशंस, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे जितने भी इस मिलियन मार्च को सपोर्ट किए हैं उन सब का जॉइंट एक्शन कमेटी शुक्रिया अदा करती है और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करती है, बूढ़ों का, जवानों का, औरतों का, बच्चों का और उन हैंडीकैप्स का जो समझिए कि बड़ी मुश्किलों से अपने घर से निकलकर मिलियन मार्च में शिरकत किए। बाज़ ऐसे लोग भी मिलियन मार्च में शिरकत किए जो ऑक्सीजन मास्क पर पहने लगाए हुए थे, लेकिन मिलियन मार्च में उन लोगों ने शिरकत की। उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नंबर 2 ये कि सिटी पुलिस ने, जहां हम सिटी पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने परमिशन दिया, वहीं अफसोस की बात है कि ये तारीखी मिलियन मार्च था जिसमें लोग पीसफुल पूरे तेलंगाना से मार्च करते हुए हैदराबाद पहुंचे और फिर जो स्पेसिफिक टाइम हमको दिया गया था 5 बजे का, 10 बजे हमने 10 मिनट पहले नेशनल एंथम पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म किया। हमने 5 विजयवाड़ा पुलिस ने नारा लोकेश टीडीपी जनरल सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया। वो कौमी शहरा की तरफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। नारा लोकेश ने विजयवाड़ा में एक रोज़ा हड़ताल पर बैठे पार्टी कायद गद्दे राममोहन से मिलने के बाद एहतजाज में शिरकत करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लोकेश के अलावा पुलिस ने साबिक वजीर के रविंदर और दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह नहीं बताया कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कहाँ रखा है। वरंगल की 32 साला खातून की उसके बॉयफ्रेंड ने दिल्ली में असमत दरी कर दी। बाद में इसने खातून को हनमकुंडा में इसके मकान पर छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे के बाद खातून सख्ते में आ गई है और गुमसुम हो गई है और अजीब सा बर्ताव कर रही है। तफसीलात के मुताबिक हनमकुंडा के जोईवाड़ा की रहने वाली खातून कैथोलिक चर्च सिकंदराबाद में मुलाजिमत करती थी। इसकी दोस्ती पी संदीप से हो गई जो वरंगल की पेपर कॉलोनी में रहता था। बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। 18 दिसंबर को वो ट्रेनिंग हासिल करने के लिए दिल्ली गई थी। ये जानने कर कुछ दिन बाद संदीप भी दिल्ली चला गया। सयाहती मुकामात दिखाने के बहाने वो खातून को एक होटल में ले गया और वहाँ उसने इस खातून की असमत रेजी कर दी। पीर को संदीप खातून को घर छोड़कर फरार हो गया। घर वालों ने जब दिल्ली और
ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहा तो खातून का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। इसके बाद खातून के घर वालों ने इसके साथियों से इस बारे में जानना चाहा तो इन लोगों ने असमर्थ रेजी करने की बात बता दी, जिस पर घर वालों ने सूबेदारी पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला रजिस्टर करके टेस्ट करवाने के लिए खातून को दवाखाने भिजवा दिया। तहकीकात जारी हैं। हुकूमत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी जनाब सोमेश ने आज BGRS यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ग्रीवेंसेस रिडर्सल सिस्टम का इफ्तिताह किया। BIGRS तलबा को उनकी मुश्किलात और परेशानियों को ख़त्म करने की एक कोशिश है, जहां पर तलबा की मुश्किलात ऑनलाइन हल की जाएंगी। మన ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ ఎట్లా పకడ్బందీగా జరగాలి, ఈ స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి ఎవరికి ఇబ్బంది రాకూడదు, దాని మీద చర్చ చేయడం జరిగింది. ఇది నిన్న జరిగిన మీటింగ్కి కంటిన్యూషన్ లాగా ఉంది. ఈ మీటింగ్లో ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు, తర్వాత CGG నుండి రాజేంద్ర నిమ్జే గారు, తర్వాత ఉమర్ జలీల్ గారు సెక్రటరీ, బోర్డ్ అందరు పార్టిసిపేట్ అయ్యారు, సీనియర్ ఆఫీసర్స్. అండ్ మన స్టూడెంట్స్కి ఏ రకాల ఇబ్బంది రాకుండా ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ గ్రీవాన్స్ రిడ్రెసల్ సిస్టమ్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేది అంటే ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్, టీచర్స్, ఈవెన్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలి తెలియదు. దానివల్ల వాళ్ళు చాలా బాధపడేది. మనకి కూడా ఎన్ని గ్రీవాన్సెస్ వచ్చిన గ్రీవాన్స్కి ఏమైంది తెలియదు అప్పుడు. ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే దీనివల్ల మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని గ్రీవాన్స్ వచ్చింది, ఏ రకాలు వచ్చింది, దానికోసం ఏం చేయాలి ఈ అందరికీ తెలుస్తుంది. సో ఉద్దేశం సింపుల్గా ఉంది, పకడ్బందీగా ఎగ్జామ్ జరగాలి, ఏది ఎవరికి ఇబ్బంది రాకూడదు, కంప్యూటరైజేషన్ సిస్టమ్ ఇంకా బాగా ఉండాలి, దానికోసం అన్ని చర్య చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత రివ్యూ. साउथ जोन कालापत्थर पुलिस ने आज एक मालिक मकान को एक कमसिल लड़की के साथ असमत रेजी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स के घर में किराए से रह रही फैमिली की इस बच्ची के साथ इस शख्स ने ज़्यादती कर दी। एक केस रजिस्टर करने के बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात का इंतज़ार है। हैदराबाद में CCS के एडिशनल DCP महेंद्र को सर में शदीद चोट लगने पर फौरी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। कुछ दिनों से महेंद्र के दिमाग में बबल्स आ रहे थे। पीर को ऑफिस के बाथरूम में दिमाग के बबल्स फट कर सर के बल गिरने से सर में शदीद चोट आई, जिससे इनके सर पर चोट आ गई और वो बेहोश हो गए। उन्हें दवाखाना पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हालत बहुत नाजुक और तशवीशनाक है। नरसिम्हापुरम मगरबी गोदावरी के ज़िले के नौजवान IT कंपनी के मुलाजिम 25 साल मौलीधर ने हैदराबाद में खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मौलीधर दुर्गा नगर पप्पुलागुड़ा में एक पेंट हाउस में मुकीम था। उसकी बहन श्रावणी भी हैदराबाद में मुलाजिम है और माधापुर के लेडीज़ हॉस्टल में रहती है। माशी मसाइल की वजह से मौलीधर ने अपने घर में दिसंबर की 2 तारीख को खुदकशी कर ली। पिछले 3 दिनों से इसके रिश्तेदार और दोस्त उसे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन इसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इतवार को उसका एक रिश्तेदार और श्रवणी से मिलकर बताया कि मौलीधर फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है। इस पर श्रवणी और वो रिश्तेदार इतवार को पप्पुलागुड़ा पहुंचे तो पता चला कि उसने खुदकशी कर ली है। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि JNU मामले में उसने जो FIR दर्ज की है यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की सदर आयशी घोष के खिलाफ है। ये वही आयशी घोष हैं जिनका सर हमले के दौरान लहूलुहान हुआ। मुस्तैद पुलिस ने आयशी के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी, लेकिन उसने अभी तक आयशी को ज़ख्मी करने वालों के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की है और ना ही उन्होंने इस पर रोशनी डालने की ज़रूरत समझी कि हमलावर कौन लोग हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का कहना है कि हॉस्टल और सेमेस्टर की फ़ीस में इजाफे की वजह से उसकी मुखालिफत कर रहे मुखालिफ और हामी तलबा में झगड़ा हुआ, जिसने बाद में तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली और इस तशद्दुद में 25 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में तलबा यूनियन की सदर, 2 प्रोफेसर समेत कई तलबा शामिल हैं। अब दिल्ली पुलिस ने आयशी घोष समेत 19 तलबा के खिलाफ 4 FIR दर्ज की है। ANI के मुताबिक 4 जनवरी को जो मारपीट हुई और
सर्वर रूम तोड़ा गया। इसमें आयशी घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में आयशी घोष के 7 से 8 साथियों के नाम भी शामिल है और ये एफआईआर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से की गई है। इस दरमियान हिंदू रक्षा दल ने जेएनयू के हमले की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है। हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि जेएनयू में पेनाल्टी करने वाले इनके कारकुन थे। तेलंगाना के एक मौज़े में बरहम गांव वालों ने खातिल के मकान को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक वेंकट रेड्डी नामी शख्स का पीर की रात भुवनगिर जिले के आलेर मंडल में उस वक्त बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था जब वो मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी के साथ किसी काम से जा रहा था। बताया गया कि परशुराम नामी शख्स पर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। वेंकट रेड्डी के कत्ल पर बरहम गांव वालों ने आज खातिल परशुराम के घर को आग लगा दी। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। गाँव में पुलिस पिकेट्स तैनात किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के सदर डॉक्टर परवीन तोगड़िया ने सीएए और एनआरसी के ताल्लुक से मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के कैंट इलाके में वाक़ शुभम हॉस्पिटल में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आसाम में एनआरसी नाफिज होने के बाद 45 लाख बांग्लादेशी अब मुसलमान बन गए हैं, जबकि 15 लाख हिंदुस्तानी गैर मुल्की करार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही मुल्क भर में नाफिज हुआ तो 14 करोड़ हिंदू गैर मुल्की बन जाएंगे। वीएचपी सरबराह तोगाड़िया ने कहा कि हमने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत की है, लेकिन हुकूमत ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए अब तक क्या काम किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आबादी पर कंट्रोल का कानून फ़ौरन बनना चाहिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर उन्होंने हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इस मौके पर उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर तामीर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कोई हिस्सा न होने का दावा किया। परवीन तोगड़िया ने कहा कि नरेंद्र मोदी कभी कार सेवक नहीं रहे, कभी अयोध्या नहीं गए, राम मंदिर के लिए कोई तहरीक नहीं चलाई, फिर राम मंदिर की तामीर में उनकी हिस्सेदारी और तारीफ़ें क्यों की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का फैसला मुल्क भर के लोगों के जज्बात और अदालत की मेहरबानी से मिला है। मोदी और शाह ने कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट में बिल नहीं पेश किया, मगर बीजेपी के कारकुनों ने इसके लिए काम करते रहे थे। हमारे बीच क्यों ढूंढने जा रहे हैं और उनके नाम पर हमारे बाप दादा का जन्म का सर्टिफिकेट, हमारे बाप दादा को हॉस्पिटल में नहीं जन्मे, मेरे बाप दादा भी नहीं जन्मे थे, कौन से सर्टिफिकेट लाएंगे? नहीं लाएंगे तो पाकिस्तानी बन गए। इसलिए लक्ष्य 3 करोड़ बांग्लादेशियों को ढूंढकर बांग्लादेश भेजना है तो सिर्फ मुसलमानों का नागरिकता का सर्वे करो, आसान हो जाएगा। वरना आसाम में 15 लाख हिंदू पाकिस्तानी हो गए, देश में 15 करोड़ हिंदू पाकिस्तानी हो जाएंगे। हम सरकार 2 बच्चों का जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाएंगे, मुसलमानों का नागरिकता का सर्वे करके 3 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को ढूंढकर बांग्लादेश भेजेंगे। हम सरकार का गांवों तक पूर्ण समर्थन करेंगे, जैसे नागरिकता संशोधन के कानून के विषय में किया है। धन्यवाद। सर, राम मंदिर पर जो ट्रस्ट बनने जा प्रवीण तोगड़िया का नाम की तख्ती एक बहुत बड़ी कैंसर हॉस्पिटल के दरवाजे पर थी। 1998 में 40 साल की उम्र में अपने नाम की तख्ती मिटा दी, हॉस्पिटल चैरिटेबल बनकर समाज को दे दिया। तो डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया अपने बाप दादा की हॉस्पिटल पर अपने नाम की तख्ती मिटाकर निकला है। उनको राम मंदिर में ट्रस्टी बनने में, मैनेजमेंट करने में कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। उनकी एक ही इच्छा थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, समाज के सहयोग से और सुप्रीम कोर्ट के कृपा से बन रहा है। जिन्होंने वादा किया था उन्होंने कानून बनाकर नहीं बनाया। मंदिर का मैनेजमेंट कौन करे, ट्रस्टी कौन करे, कोई रुचि नहीं है। हम तो भव्य मंदिर जो बनेंगे उसमें जाकर दर्शन करके राम लला को मंदिर बनवाने का यश इस पीढ़ी को, राम मंदिर तो आंखों के सामने दिख रहा है, राम राज्य कहीं पर भी दूरबीन लगा पर भी भारत में नहीं दिख रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा पर हमले के खिलाफ मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है।
उन्होंने इस हमले की मजम्मत करते हुए और मुल्क के मौजूदा हालात के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं खुश हूँ कि नौजवान आगे आ रहे हैं और मुझे फ़ख्र है कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान दीपिका पाडुकोन ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मुझे फ़ख्र है कि हम खुद की बात रखने से नहीं डरते और हम इसके बारे में सोच रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। दीपिका पाडुकोन ने कहा कि जिस तरह किसी भी इशू के खिलाफ हम सड़कों पर उतरते हैं, इस पर मुझे फ़ख्र है। अगर हम समाज में तब्दीली देखना चाहते हैं या अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हमें ये करना चाहिए। इतवार की शब पेश आए वाक़े में जिसमें JNU तलबा पर बेहिमाना हमला करके उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया गया था। ये हमलावर ABVP और बजरंग दल के कारकुनान बताए गए थे। आज हिंदू रक्षा दल का सरबराह पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी करते हुए JNU पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गैर कौमी सरगर्मियाँ जारी थीं, इसलिए हमने ये हमला करवाया क्योंकि हम इस तरह की सरगर्मियाँ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि JNU में पाकिस्तान की तायद में नारेबाजी की जाती है। क्या फिर से पढ़ना है? शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में हुए एहतजाज के दरमियान गिरफ्तार साबिक IPS अफसर और समाजी कारकुन SR दारापुरी और कांग्रेस लीडर सदफ जाफर को मंगल को लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया। गुज़िश्ता शनिचर को लखनऊ की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 50-50 रुपये निजी मचलके पर जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। अहले खाना के बकौल शनिचर को ही जमानत की अर्जी मंजूर होने के बाद इतवार की छुट्टी और पीर को अदालती कार्रवाई की तकमील में गुजर गया, जिसकी वजह से उनकी रिहाई में ताख़िर हुई और उनकी रिहाई आज मुमकिन हो पाई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़े की मुखालिफत में यहाँ एहतजाजी मुजाहरे की कांग्रेस की तलबा इकाई NSUI और BJP की तलबा इकाई अखिल भारतीय विद्या परिषद के कारकुन आपस में मुतसद्दम हो गए। NSU के कारकुन जब पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शहर के पालड़ी में वाक़ परिषद के दफ्तर की घेराबंदी करके एहतजाज के लिए जा रहे थे, तभी दोनों फरीक आपस में मुतसद्दम हो गए। मौके पर पहले से ही पुलिस तैनात थी। इसके बावजूद इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। तलबा ने लाठी डंडों से भी एक दूसरे पर हमला किया। BJP के यूथ विंग के सदर ऋतुज पटेल ने कहा कि दोनों फरीकों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और वो तशद्दुद की हिमायत नहीं करते। उधर परिषद के कारकुनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि NSUI के लोग छुरी और डंडे लेकर मुजाहरा करने आए थे। इस दौरान NSUI के कारकुन ने बताया कि जब वो एहतजाज करने जा रहे थे तभी उन्हें परिषद के लोगों ने भगा दिया। पुलिस के एक अफसर ने बताया कि अब तक किसी के ज़ख्मी होने या पकड़े जाने की इत्तला नहीं है। ईरानी सरकारी टेलीविज़न का कहना है कि अमेरिकी फ़िज़ाई हमले में जाँ बहक हुए जनरल क़ासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़ मचने के नतीजे में 35 अफराद हलाक और 48 अफराद ज़ख्मी हो गए। आज सरकारी टीवी की ऑनलाइन रिपोर्ट में बताया गया है कि वाक़या जनूब मशरक़ी ईरान में वाक़ जनरल क़ासिम सुलेमानी के आबाई शहर करमान में पेश आया। टीवी ने ईरान की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के सरबराह पीर हुसैन क्वालिंडा के हवाले से बताया कि हलाकतों और लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं।
ताहम उन्होंने किसी जानी नुकसान के आदाद-ओ-शुमार पेश नहीं किए हैं। पीर के रोज़ तेहरान में बरामद किए गए एक जुलूस में ईरानी दारुल हुकूमत में 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की, जिसमें दोनों मरकज़ी और अतराफ़ की सड़कों पर हुजूम था। ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजा में भगदड़, 35 शख्स जख्मी हो गए। किरमान में कासिम सुलेमानी जनाजा बरामद हुआ। इस जुलूस में लाखों अफराद ने शिरकत की। जनरल कासिम सुलेमानी ने मौत पर ईरान में ज़बरदस्त शोक का माहौल है। 3 जनवरी की सुबह बगदादी हवाई अड्डे के नज़दीक अमरीकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी और हशद अल शोएबी के डिप्टी कमांडर समेत 8 अफराद को हलाक कर दिया गया था। जनरल सुलेमानी की कई शहरों में नमाज जनाजा अदा की गई। गुज़िश्ता रोज़ तेहरान में ईरान के आला रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने जनरल कासिम की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। सुलेमानी के जनाजा में उम्दा हुजूम अमेरिका ने उन पर इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम आयद करते हुए बगदाद के हवाई अड्डे के करीब ड्रोन हमले किए, जिसमें जनरल सुलेमानी जहां बहक हो गए थे। सुलेमानी ने एक तवील अरसे से शाम में सदर बशारुल असद की हिमायत करने वाली फ़ौजों की भी क़ियादत की थी और उन्होंने इराक़, लेबनान और यमन जैसे ममालिक में ईरानी नुमाइंदे की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान बन रहे जंग जैसे हालात की वजह से अब पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है। आज पाकिस्तान के शेयर बाज़ार में इस साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। कुछ ही मिनटों में अहम बेंचमार्क इंडेक्स के SE 100 1000 से ज़्यादा निशान से लुढ़क गया। इस गिरावट में सरमायाकारों के 17,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमतों में रिकॉर्ड 2,600 रुपये फ़ी 10 ग्राम की तेज़ी दर्ज हुई है। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत पाकिस्तान के रुपए के हिसाब से 90,000 रुपये के पार पहुंच गई है। पाकिस्तान के माहिरीन इक़्तिसादियात ने इस गिरावट के बाद मुल्क की मईशत पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका कहना है कि क्रूड और सोने की तेज़ी मुल्क का दरामदती बिल बढ़ाएगी, यानी गैर ममालिक से सामान ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। ऐसे में आम आदमी पर महंगाई का बोझ और भी बढ़ जाएगा। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 5 माह से इंटरनेट खिदमात पर जारी पाबंदी के बाद बेशतर गैस सार्फिन के खातों में सब्सिडी जमा ही नहीं हो रही है, जिसके बाद उन्हें तंग माली हालात में भी मुकर्ररा रेट्स पर गैस खरीदना पड़ रहा है। उधर वादी के गैस सार्फिन का इल्ज़ाम है कि वादी में गैस एजेंसियां श्रीनगर, जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह बंद होने का बहाना बनाकर सार्फिन को गैस फराहम करने से इनकार कर रही हैं, जिससे सार्फिन को इस वक्त गैस की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। जिस वक्त गैस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले गैस सार्फिन के एक ग्रुप ने UNI उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि 5 अगस्त से गैस एजेंसियां उनके खातों में सब्सिडी जमा नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से हमारे खातों में गैस एजेंसी वाले सब्सिडी जमा नहीं कर रहे हैं। वो इंटरनेट की मुअत्तली का बहाना बनाते हैं और हमसे बराबर मुकर्ररा रेट वसूल कर गैस फराहम करते हैं। एक सारिफ ने कहा कि आज जब हम माली मुश्किलात से दो चार हैं तो हमें गैस की सब्सिडी नहीं आती है और बराबर रकम अदा करना पड़ रही है। मंसूर की सब्जी मंडी में पीर को हैरान कर देने वाला वाक़या सामने आया है। यहाँ पर लहसुन चोरी करने के शक में किसानों ने एक शख्स को पकड़ लिया। इसके बाद उसके कपड़े उतार कर उसको पीटा गया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, वहाँ मौजूद दीगर लोगों ने इसका वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि मामला नाजुक है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जो भी मुलजिम वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले में कुछ लोगों से पूछगछ भी की गई है और जल्द ही मुलजिमों को पकड़ लिया जाएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। निर्भया अस्मत रेजी और कत्ल के मुजरिमीन को दी जाएगी 22 जनवरी को फांसी। दरसगाहों के तकद्दुस को पामाल नहीं किया जाना चाहिए, नायब सदर जमहूरियत हिंद वेंकैया नायडू ने कहा। तेलंगाना काबीना में मजलिस मुकामी के इंतखाबात के बाद होगी बड़े पैमाने पर तब्दीली। मुश्ताक मलिक पर 18 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। उन्होंने कहा कि उससे घबराने वाले नहीं।
नारा लोकेश को विजयवाड़ा में पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो धरने में शिरकत करने जा रहे थे। वरंगल की खातून की उसके महबूब ने दिल्ली में की असमत रेजी। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।